ये पढ़ लिया जावा कैसे बनी, जावा क्या होती है, टाइट कोडेड लैंग्वेज क्या होती है, और लूज कोडेड क्या होती है। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। कंपाइल टाइम, और कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होता है सी प्लस प्लस में, और पाइथन में जावा में क्या होता है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर नहीं पढ़ा था ना। देखो तुमने सी पढ़ी है ना, तुमने सी प्लस प्लस, है ना, तो उसमें क्या होता है, प्री प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस। जावा में क्या होता है, प्री प्रोसेसर रिक्वायर्ड नहीं होता। क्यों? देखो जब भी अपने सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले डॉट सी के अंदर लिखते हैं ना, फिर इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जब कंपाइल करते हैं तो उससे पहले सेव करते हैं। तो कंपाइल टाइम में क्या होता है, डॉट ई एक्स फाइल बनती है डॉट ई एक्स फाइल, है ना। फिर को क्या होता है, फाइल बनने के बाद एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद अपने क्या देता है, आउटपुट। तो इस कंपाइलेशन के दौरान, है ना, जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तब उसमें क्या स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहले प्री प्रोसेसर होता है, फिर कंपाइल होता है, कंपाइलर होता है, फिर असेंबलर होता है, और उसके अंदर कोड लोडेड। ये चार चार स्टेजेस है ना। इंटरनल चीजें समझ में नहीं आएगा मुझे बताएं, ऊपर ऊपर समझ लो, है ना, पढ़ रही हूँ उसे। तो जो प्री प्रोसेसर है वो क्या करता है, वो करता है जो अपने इंक्लूड हैज इंक्लूड जो फाइल है अपनी, जो ऊपर इंक्लूड करते हैं स्टडी डॉट एच कॉर्नर डॉट एच, उसको क्या करता है, इंक्लूड करता है प्रोग्राम के अंदर, है ना। तो वो कंपाइल होने से पहले क्या होता है, रन होता है। तो प्री प्रोसेसर ये काम हो गया उसका। और प्री प्रोसेसर काम क्या है, मेमोरी एलोकेशन का, है ना। ये क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। एक बाइट को जितनी भी जो भी इंटीजर होगा, जो भी जिस टाइप का डेटा टाइप होगा उसको क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट कर देगा, है ना। आगे समझे। ये होता है सी प्लस प्लस में। अब क्या होता है, इन सी क्या होता है, अपने हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल होती है तो स्टूडेंट डॉट एच, कॉइन डॉट एच, मैथ डॉट एच। पढ़ी तुमने, पढ़ी नहीं है तो थोड़ा बहुत आइडिया था ही है ना। तो अब इनको अपने ऐसे ऐसे इनपुट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, अपने इंक्लूड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। तो टू लोड दीज हेडर फाइल्स प्री प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड। आगे समझे, प्री प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है हेडर फाइल्स को लोड करने के लिए टू द प्रोग्राम। उसके लिए क्या यूज होता है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है ना। दिस लोडिंग इज कॉल्ड एज स्टैटिक लोडिंग। अब जावा का बारे में पढ़ते हैं। जावा में क्या होता है, जावा में हेडर फाइल्स नहीं होती, जावा में क्या होता है, पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस पैकेजेस किससे मिलकर बने होते हैं, क्लासेस एंड इंटरफेसेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। पैकेज क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जावा डॉट आईओ, जावा डॉट यूटिल, है ना, जावा डॉट एसक्यूएल, है ना। ये सब बहुत सारे अपने क्या होते हैं, पैकेज होते हैं, तो है ना। तो अपन अपन जैसे हेडर फाइल अपनी होगी, ये हेडर फाइल का नाम क्या था, std डॉट एच, है ना, pony डॉट एच, है ना, मैथ डॉट एच। तो ये फाइल का हेडर फाइल का नेम है। इनको इनको कोड में कैसे लाएंगे, इंक्लूड इंक्लूड लिख के लाएंगे। तो इंक्लूड है वो जावा में नहीं होता, इंक्लूड जावा में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हेडर फाइल नहीं होती जावा में, हेडर फाइल नहीं होती तो इंक्लूड भी नहीं होगा। जावा में क्या होता है, पैकेजेस होते हैं। तो पैकेजेस को कैसे लाएंगे, इंपोर्ट से। क्या करेंगे हम, इंपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। अब जब हेडर फाइल नहीं है तो प्री प्रोसेसर भी नहीं होगा, है ना। तो एक डिफरेंस क्या हुआ, सी प्लस में प्री प्रोसेसर होता है और जावा में प्री प्रोसेसर नहीं होता। ठीक है। अब जावा में क्या होता है, डॉट डॉट जावा नाम की फाइल बनाते हैं, कंपाइल करते हैं, डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है, और फिर क्या आता है, जेवीएम का तुम्हें रोल्स बताता हूँ। ठीक है। इफ दीज पैकेजेस आर अवेलेबल, दीज पैकेज कौन से पैकेज, ये वाला पैकेज, है ना। पैकेज जो भी पैकेज है, कोई सा भी पैकेज जावा में, कोई सा भी पैकेज अगर अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है जावा में तो क्या करेगा, कोई एरर नहीं आई अपने को, और कुछ नो एरर जनरेटेड। और अगर पैकेज नहीं होंगे तो क्या होगा, एरर आएगी। ठीक है, आगे समझ। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ दीज पैकेजेस आर अवेलेबल द कंपाइलर डज नॉट लोड देम टू मेमोरी। कंपाइलर क्या करेगा, उन पैकेज को मेमोरी में लोड नहीं करेगा, है ना। सी प्लस में क्या होगा, कंपाइलर लोड कर देगा मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। पर जावा में कंपाइलर लोड नहीं करेगा। लोडिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कहो या फिर मॉड्यूल को, मॉड्यूल नहीं तो पैकेजेस कहो, मॉड्यूल तो पाइथन में होता है ना। चाहे पैकेजेस कहो चाहे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कहो, इनको लोड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जेवीएम की। जेवीएम की फुल फॉर्म क्या है,
जावा वर्चुअल मशीन। इतनी बात समझ में आई तुम्हें, है ना। प्री प्रोसेसर का क्या काम है? है ना। और प्री प्रोसेसर सी में होता है, जावा में नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें हेडर फाइल होती है, इसमें हेडर फाइल नहीं होती है। कंप्लीट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट? है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्या है, अब तो तुमने क्या सीखा बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या डिफरेंसेस होने चाहिए इनके बीच में? हाँ, हाँ, ठीक है ना। वही सेम चीज है घुमा फिरा के। इंक्लूड जो होता है वो स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है सी एंड सी प्लस प्लस में। इंपोर्ट स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है जावा के अंदर। इंक्लूड जो स्टेटमेंट है वो यूज होता है, यूज किस लिए होता है? वही हेडर फाइल या प्री डिफाइंड, हेडर फाइल को प्री डिफाइंड लाइब्रेरी बोलते हैं, है ना। तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए जो किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, हेडर फाइल के रूप में अवेलेबल होती है अपने कोड के अंदर, ऐसे में। और इंपोर्ट क्या करता है? इंपोर्ट का काम भी कोई सेम होता है, जो इंक्लूड काम होता है वो इंपोर्ट का काम होता है। ये क्या करता है? इंक्लूड करता है प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्री प्रोसेसर, but in Java import statements are recognized by both JVM and compiler। दोनों 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 रिकॉग्नाइज दोनों कर लेंगे, पर मेमोरी में लोड करेगा JVM, ऐसा में। तो होता है कि इंक्लूड स्टेटमेंट सपोर्ट स्टैटिक लोडिंग, जबकि इंपोर्ट क्या करता है? डायनामिक लोडिंग सपोर्ट करता है। और स्टैटिक लोडिंग क्या होती है? स्टैटिक रहती जो है बस, जो प्री प्रोसेसर के द्वारा जो लोडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? जो प्री प्रोसेसर जो लोडिंग करता है ना हेडर फाइल्स की, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टैटिक लोडिंग। जो क्या करता है? कंपाइल के टाइम पे ही मेमोरी लोकेशन कर देता है। ठीक है, डिफरेंस हो गए। अब इसमें सेम पैटर्न, वो सारा पैटर्न सेम ही होगा, पर इसमें क्या कंपाइलर वो कंपाइल इसके अंदर प्री प्रोसेसर नहीं होगा, बाकी सारा आर्किटेक्ट सेम होगा। ठीक है ना। ये होगा सेकंड क्लास पे, सेकंड क्लास के नोट करते हैं हम आज। थर्ड थर्ड अपना क्वेश्चन है कि सी एंड सी प्लस प्लस आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। बट जावा इज प्लेटफॉर्म नहीं, सी प्लस प्लस तो डिपेंडेंट है और जावा क्या है? इंडिपेंडेंट है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो तुमने थोड़ी पढ़ाई है, अभी तक नहीं पढ़ा ना, बताओ। ओके, सही है, सही है। थोड़ा और डीप में घुसते हैं इसके, है ना। If any programming language allow its application to perform compilation and execution on the same OS, compilation and execution on the same operating system, then that programming language is called a platform dependent programming language। समझ रहे हो? मतलब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रोग्राम को, उसके बाद रन कर रहे हो, दोनों चीज अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ रही है ना, करनी पड़ रही है, जरूरी है, कंपलसरी है, तो वो क्या हो गया? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो गई वो, सॉरी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज हो गई। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कौन कौन सी है? सी एंड सी प्लस प्लस। अगर आपने विंडोज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है ना, विंडोज में लिखा प्रोग्राम सी सी प्लस प्लस की फाइल का, उसमें उसमें वो EXE फाइल जनरेट हो गई, सारी हो गई। अब रन करने के लिए क्या करा आपने? उस फाइल को कॉपी करके कार्ड डाल दिया, मैक ओएस में डाल दिया, उसमें आप बोल रहे हो रन कराऊं इसको मैं, तो वो क्या होगी? रन नहीं होगी। इसमें क्या होता है? जैसे आपने क्या करा, एक्स डॉट सी नाम की फाइल बनेगी, सीधी सी बात है, जब भी हम किसी का प्रोग्राम लिखेंगे, है ना, कंपाइल करेंगे हम, कंपाइल करते हैं डॉट EXE फाइल बनेगी, है ना, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर आउटपुट आएगा। ठीक है, माना कि अपन ने कंपाइलेशन किस पे किया? विंडो पे किया, विंडो के अंदर अपन ने क्या कंपाइल कोड को कंपाइल कर दिया, है ना, तो फिर EXE नाम की फाइल बन गई। अभी EXE फाइल क्या है? है क्या? ये एग्जीक्यूट होने के बाद फाइल जनरेट तो हो जाती है, पर ये है क्या एक्चुअल में? इसका काम क्या है? ऊपर लिखा है देखो क्या है, एंड डॉट EXE फाइल कंटेन्स डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड। वो क्या करता है?
डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। अपने अपना जो अपने कोड लिखा है सी प्लस प्लस का, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर। इट इज जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द विंडो ओएस रिप्रेजेंटेशन ओनली। मतलब जिस जिस प्लेटफॉर्म पे कंपाइल हो रहा है ना प्रोग्राम, विंडो पे कंपाइल हो रहा है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड है वो जनरेट करेगा, विंडो के अकॉर्डिंग जनरेट करेगा। जो क्या करेगा, सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो विंडोज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो कोड सिर्फ विंडोज ही समझ सकता है। विंडोज के अकॉर्डिंग, विंडोज के कंपेटेबिलिटी को क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा। तो अब जब ये विंडो के अकॉर्डिंग कोड जनरेट कर रहा है, तो अब अगर इस फाइल से भी आउटपुट, इसी फाइल से आउटपुट आएगा, अगर अब इस फाइल को अपन एग्जीक्यूट करेंगे, वापस आउटपुट के लिए रन करेंगे, तो ये विंडोज पे काम करने वाली चीज वहां पे बोल देगी, मना कर देगी, मैं तो नहीं करूंगी, है ना, मुंह फुला लेगी लड़की में, मैं तो नहीं कर रही, है ना। तो ये हो जाता है। जैसे अब अगर अपन विंडो पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। अपन लिनक्स पे करें तो लिनक्स पे क्या होता है कि जो कोड इस फाइल को रीड करने वाला होता है वो कौन होता है, सी इंजन होता है। सी प्रोग्राम को जो रीड करेगा वो कौन करेगा, सी इंजन। सी इंजन इज एबल टू एग्जीक्यूट लिनक्स रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे हो। अगर लिनक्स में चलाएंगे तो ये वहां पे क्या करेगा, ये सी इंजन काम करेगा, सी इंजन कोड कोड वो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जो क्या हो, लिनक्स लिनक्स की भाषा समझता हो जो, ठीक है ना। तो फिर ये विंडो लिनक्स मैच नहीं खाएगा इनका, तो माथा खराब हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी इन दोनों की, फिर बात नहीं करेंगे, तो बोलेगा नहीं हो रहा मेरा, है ना। तो ये इंटरनल होता है, समझिए। If any programming language allow its application to perform compilation on one OS and execution on another OS, then that programming language is called as platform independent language. जावा मतलब कहीं भी एग्जीक्यूशन करो, कहीं भी रन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होगा, रन करेगी आराम से। तो वो कौन सी लैंग्वेज है, जावा। पाइथन भी है ना, पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। ओके, अब क्या होगा, अब सेम वही होगा, डॉट जावा नाम की फाइल बनेगी। जावा में कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, तो पहले डॉट जावा नाम की फाइल बनती है ना। पाइथन की बनाएंगे तो डॉट पीवाई नाम की बनेगी, एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा, जावा वाले का। फिर इसको कंपाइल करेंगे विंडो के अंदर, तो डॉट सी क्लास की फाइल बनेगी। डॉट सी क्लास की फाइल क्या है, जो डॉट ईएक्सी फाइल थी इसकी, सी प्लस प्लस की, उसमें क्या हो रहा था, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट कर रही थी। सीधी सी बात है। ये सी क्लास क्या करेगी, डॉट क्लास वाली फाइल क्या करेगी, डॉट क्लास फाइल कंटेन्स बाइट कोड्स, क्या करती है, बाइट्स कोड कंटेन करती है। ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड कंटेन नहीं करती, ये बाइट्स कोड में डेटा कन्वर्ट करती है। इट इज नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड, ऐसा ना। गुड, इट इज एन इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड का मतलब क्या समझते हो, एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब होता है कि आपने विंडोज पे अगर कोड को एग्जीक्यूट किया है, तो विंडो के अकॉर्डिंग क्या करा उसने, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट कर दिया है ना, विंडो से डिलीट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कर रही है ये, ना विंडो कर रही है, ना ये बोल रही है कि भाई किस प्लेटफॉर्म बनी है, ना ये बोल रही है किस प्लेटफॉर्म पर रन होगी, दोनों नहीं पता। तुम दोनों खुद डिसाइड कर लो किस पे तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, किस पे तुम्हें रन करना है ना। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी चलाओ तुम, किसी भी रन करो, है ना। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट कोड है। अब इस इंटरमीडिएट कोड को कुछ किस कहीं भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। गुनगुना पानी है, अब उसको अपन ठंडा करके बर्फ भी बना सकते हैं, गर्म करके भाप भी कर सकते हैं, बीच की स्थिति है ना। इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी ऑफ द ओएस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग विंडोज। विंडोज को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अगर विंडो के ऊपर अगर एग्जीक्यूट हुई है तो विंडो को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये इंटरमीडिएट कोड है, वाइट कोड, जो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तुम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करोगे उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट करेगा वो बताएंगे हम आगे, है ना। तो ये एक नई फॉर्म आ गई, वाइट कोड, समझ रहे हो। अब ये डॉट क्लास फाइल पड़ गई, डॉट क्लास फाइल देखो, इधर ईएक्सी के बाद एग्जीक्यूशन हो रहा है डायरेक्ट, इधर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। इधर क्या हो रहा है, एक कन्वर्टर लगा है, क्या लगा है, कन्वर्टर, है ना। अगर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपने कंपाइल तो विंडो पे करा है और आप रन जो है वो लिनक्स पे कर रहे हो, तो इनके बीच में क्या है, कन्वर्टर लगा हुआ है। चाहे आप यूनिक्स पे करोगे तो भी कन्वर्टर, सोलरिस पे करोगे तब भी कन्वर्टर, विंडोज पे करोगे तब भी कन्वर्टर। वो कन्वर्टर का नाम क्या है, जेवीएम।
जावा वर्चुअल मशीन वो क्या करता है, इस इंटरमीडिएट कोड को जो प्लेटफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है। अब जो जेवीएम है, जैसे जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो जेवीएम इज ऑल्सो लैंग्वेज थोड़ी है जेवीएम, जेवीएम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले तो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी चल जाएगा। जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? जब अपन जैसे मैं कोई भी विंडो कोई भी क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जाऊंगा, तो मेरे को कोड रन करने के लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अपन वेबसाइट जाएंगे, बोलेगा फॉर विंडोज, फॉर इसका यूनिक्स, फॉर लिनक्स, फॉर सोल्डरिज, फॉर मैक ओएस, आता नहीं लगा ना ऑप्शन। तो अपन जिस मैक ओएस जिस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे उसका जेवीएम डाउनलोड होगा उसके अंदर। तो ये उस फाइल जो डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, तो उस हिसाब से वही डाउनलोड होगा। अब तुम विंडोज के अंदर मैक ओएस वाला तो कर नहीं सकते, चलेगा नहीं वो, है ना। तो विंडोज का विंडो वाला करोगे तो विंडो वाला जेवीएम डाउनलोड हो जाएगा उसके अंदर। तो जेवीएम क्या करेगा, इसे इंटरमीडिएट कोड किस में कन्वर्ट कर देगा, विंडोज वाले के लिए कोड कन्वर्ट कर देगा। जिस भी प्लेटफॉर्म में करेंगे वैसे कर देगा। पाइथन भी ऐसा ही है ना। आगे समझ में क्लियर है? गुड। थ्योरीज कंप्लीट होती है, दो तीन बार वापस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज मैंने लिखी नहीं है, जेवीएम वाली है ना। अब देखो मेरे नोट देखो तुम्हारे किस प्रकार से है। पहले वाले में क्या था, इंक्लूड, और मैंने आपको इंपोर्ट के बारे में बताया, फिर उसके बारे में लिख दिया क्या क्या डिफरेंस है। और तुम्हें ऊपर ऊपर डायग्राम इनसे समझ नहीं आया तो बकायदा क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उससे आंसर पढ़ सकते हो, है ना। ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब थ्योरी को अपन ने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा, डॉट एक्सी और डॉट क्लास फाइल के बारे में पढ़ा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट ईएक्सी फाइल एंड डॉट क्लास फाइल। तो डॉट ईएक्सी तो सी में होती है, ये जावा में होती है ना। डॉट ईएक्सी फाइल कंटेन डायरेक्टली एक्सेसिबल कोड, और ये बाइट कोड करती है, इट इज एन इंटरमीडिएट कोड। डॉट एक्सी फाइल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। अब देखो, जब कोई कोई फाइल डॉट ईएक्सी फाइल विल प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी, और डॉट क्लास फाइल क्या करती है, विल प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। अब आता है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एग्जिस्ट इन सी एंड सी प्लस, बट पॉइंटर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन जावा। पॉइंटर्स क्या होते हैं? जोर से बोलो, जोर से। सही है, है ना, एड्रेस स्टोर करे, ठीक है। तो पॉइंटर्स सी में होते हैं, जावा में नहीं होते। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल, इट विल स्टोर द एड्रेस लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, वेरिएबल का नहीं करेगा। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, है ना, लॉन्ग, बूलियन, ये होता है। ये सब क्या डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब क्या है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर है। ये मेन तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये है। पर अपन इसको ये बाकी जो डेटा टाइप है इनको भी एज ए डेटा स्ट्रक्चर अपन काउंट करते हैं, ठीक है ना। समझ लिया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इनका क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, पॉइंटर, ठीक है। वेयर द डाटा स्ट्रक्चर में बी नॉर्मल वेरिएबल और एन एरे और अनदर वेरिएबल, है ना। वेरिएबल समझ लो तुम, लिस्ट में मत जाओ, और वेरिएबल समझ लो। इन जनरल pointers variable are recognized and initialized as at a time of compilation। समझ में आया डिजाइन का मतलब क्या, मतलब समझ में आया कि पॉइंटर जो होंगे उनको रिकॉग्नाइज कब करा जाएगा, कंपाइलेशन के टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लिया उनको, है ना। तो पॉइंटर्स वेरिएबल रिक्वायर्ड स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी लगेगी, क्योंकि वो कंपाइलेशन टाइम पे हो रहा है, तो उसके लिए मेमोरी कौन सी चाहिए, स्टैटिक एलोकेशन चाहिए उसके लिए, जो सी प्लस प्लस में पहले पढ़ा था अपने प्री डिफाइंड प्री प्रोसेसर के अंदर, है ना। बट जावा इज फॉलोइंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, बिकॉज क्यों, क्योंकि पॉइंटर्स जो है वो
कंपाइलेशन टाइम भी क्या करते हैं, मेमोरी वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, पर उस टाइम मेमोरी अगर कंपाइलर टाइम पे अलॉट हो रही है किसी वेरिएबल को, तो कौन कर रहा है, पॉइंटर, पॉइंटर से एड्रेस कर रहा है उसका स्टोर, तो पॉइंटर भी कंपाइलेशन टाइम में ही होगा सारा एग्जीक्यूट। तो अगर पॉइंटर उसके, तो पॉइंटर अगर कंपाइलेशन टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो भी तो स्टैटिक मेमोरी लोकेशन को फॉलो कर रहा है ना। जावा इज फॉलोइंग डायनामिक मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना, रन टाइम की बात करता है। पॉइंटर्स वेरिएबल आर सपोर्टेड बाय स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर जावा इज डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, वो घुमा फिरा के वही लैंग्वेज में लिखा है ना। पॉइंटर वेरिएबल आर वेरी 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 मच सुटेबल इन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। वही ये सारा पढ़ रखा हमने, है ना, वही लिख दिया। पॉइंटर्स प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी फॉर द डेटा, बट जावा इज वेरी गुड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स वेरी गुड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जैसे मैं बताऊंगा आपको, अब पॉइंटर से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का एड्रेस पता लग जा रहा है, तो अपन उसको एक्सेस करना बहुत ईजी है अगर एड्रेस पता लग जा रहा है तो सिक्योरिटी थोड़ी कम हो गई ना उसमें। अगर थोड़ा बहुत कोई अच्छा हैकर होगा या कोई कोई नॉलेज वाला बंदा होगा तो वो एक्सेस कर सकता है ना, तो एड्रेस पता कर सकता है, तो फिर अपन उसमें एड्रेस उस एड्रेस पे और भी छोड़ सकते हैं, तो वो उससे क्या प्रोग्राम की ओवरऑल सिक्योरिटी डाउन होती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। ए पॉइंटर इज ए बिट कंफ्यूजिंग ओरिएंटेड फीचर, है ना, तो कंफ्यूजिंग ओरिएंटेड फीचर है, बट जावा इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। उनका नेम क्या था, उन्होंने क्या बोला था सन माइक्रोसॉफ्ट के मालिक ने, सिंपल सिंपल चाहिए भाई मेरे को, कोई फालतू लफड़ेबाजी नहीं चाहिए मेरे को, है ना। तो क्या करा, इट शुड नॉट प्रोवाइड कंफ्यूजन टू द डेवलपर, है ना। जावा वालों को क्या चाहिए था, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए उसके अंदर मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी नहीं है ना, जहाँ जहाँ कंफ्यूजन होता है वहाँ उसी को हटा दिया जावा में, इसलिए पॉइंटर्स भी हटा दिए। अब देखो थोड़ा और समझते हैं डिटेल में, मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझते हैं ना। ये पॉइंटर है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल वैल्यू क्या है 10, ये बराबर 10 है ना। 10 को 10 समझ लो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 1010, क्या पता है गलत हो, है ना, तो ऐसे एग्जाम्पल लिखा है बाइनरी में ना। अभी जो 1010 है, ये सही बाइनरी मान लो, तो इसका एड्रेस मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। ये किसमें ऐड हो गया, स्टोर किसमें हो गया, पॉइंटर में स्टोर हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। अब जावा, जावा में क्या हो रहा है, अपने क्लास बनाई, क्लास, जावा, जावा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। और जब सी और सी प्लस क्या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सुनो आगे पॉइंट वो भी इंक्लूड करा मैंने, है ना। बहुत ज्यादा पॉइंट हो गए तुम्हारा दिमाग ठप हो गया होगा, है ना, तो घर पे जाकर दो चार बार पढ़ना है वो, तो आ जाएगा तुम्हें समझ में ना, है ना। एक बार मेरे को भी नहीं आया जैसे मैंने पढ़ा था ना, मेरे भी दिमाग में क्या प्रोसीजर क्या होता है, पाइथन में और मुझे ये स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये डायनामिक है, स्टैटिक है, और कौन सी होती है, हाई लेवल, लो लेवल, बहुत सारी होती है, वो आदि कंफ्यूज हो जाता है ना। तो बार बार पढ़ोगे ना तो थोड़ा डाउट भी क्लियर होते रहेंगे ना, और अपन पढ़ते टाइम थोड़ा थोड़ा और वर्डों का यूज करते रहेंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज के ना। क्लास तुमने पढ़ी है, सी सी क्लास में पढ़ी है, कोई नहीं, अपन को एक ही पॉइंट चाहिए उसका, क्लास क्लास बनाते हैं, तो उस क्लास को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, क्या तरीका है, ऑब्जेक्ट बना के करते हैं, क्या करते हैं, क्लास बनाई है अपन ने तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही अपन क्या करते हैं, क्लास के जितने भी वेरिएबल है, जितने मेथड है, जितने फंक्शन है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो जिसमें क्लास ए बनाई, तो ए बराबर न्यू ए, ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का जावा के अंदर। पाइथन में और इजी है ना, पाइथन में सब इजी है, पाइथन में तो ऐसे लगता है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अपन, तो इतनी इजी है। हाँ पढ़े तुमने पाइथन, हमें नहीं पढ़ा यार, हम हमारे टाइम में इतना कुछ बोल था नहीं किसी से, हमारे तो आरबीएससी थी, राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम, बहुत मुश्किल है भाई, बीटेक में है हिंदी मीडियम में आया है, हिंदी मीडियम से बीटेक में है, हमें वो सही इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब बाकी सब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोल रहे हैं भाई, आप बात हिंदी में करो, कोई वर्ड अगर कंपाइलर है तो कंपाइलर को हिंदी में थोड़ी बोलोगे, तो जो वर्ड है उसको हिंदी, उसको हिंदी से बोलो, बाकी समझाओ तो हिंदी में ना, कि पूरा नहीं, बाकी 90% टीचर इंग्लिश में बोलते थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक मेरा फिजिक्स का टीचर था, वो आता था गुड मॉर्निंग गाइस, है ना, गुड मॉर्निंग से शुरू होता था, बाय तक सारे वर्ड क्या आते थे इंग्लिश में होते थे, एक सिंगल वर्ड हिंदी का नहीं बोल रहा हूँ, और फिजिक्स मेरी कमजोर थी, है ना। अब वो भाई साहब पूरा इंग्लिश में पढ़ाया, ये फिर मैं महीना 2 महीना निकाला, फिर मैंने बोला, मैं खड़ा, मैं बोला सर इंग्लिश समझ नहीं आ रहा था,
आप हिंदी में समझाओ सर। हम हिंदी मीडियम 2 बच्चे बस, JCRC में हिंदी मीडियम में सिर्फ 2 बच्चे हैं, बाकी सब इंग्लिश मीडियम में, बाकी सब कंफर्टेबल है। अब मैं पहले तो स्कूलिंग तो मैंने गांव से करी, उसके बाद 10th से 12th यहाँ पर करी मैंने जयपुर में। तो जयपुर से फिर 3 साल में हिंदी सीखी। अब हिंदी सीखी, तुम बोल रहे हो कि इंग्लिश में पढ़ो, गलत बात है। मारवाड़ी से हिंदी में आए, हिंदी से तुम बोल रहे हो इंग्लिश पढ़ो। तो फिर क्या हुआ सर, सर प्योर शुद्ध हिंदी, इंग्लिश वाले वर्ड भी हिंदी में बोल रहे हैं। वो इंग्लिश वाला कोशिकाएं, तंत्र कोशिकाएं, वो जो होती है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाला होता है, सर्किट सर्किट कुछ और बोल रहे हैं, पता नहीं क्या ही, हिंदी हिंदी शुरू कर दी उन्होंने। वो सारे चिल्लाने लगे, सर ये क्या पढ़ा रहे हो। सिर्फ 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो गया वापस इंग्लिश में, वो 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट उन्होंने हिंदी बोली, बाकी बोला भाई सर क्या बोल रहे हो। तो वो वैसे फिर मैंने देख आ गई, अप्लाइड फिजिक्स में क्या गई मेरे, देख आ गई। रुकना कि ना, क्या बोला मेरे को ना कि डाउट यार। नहीं, जैसे भी पॉइंटर होगा सी के अंदर, तो समझा ए ब्रैकेट और बी देन और देन लिखिए बाइनरी, इसमें क्लास का बड़ा कौन लिखना पड़ता है। कोड तो अभी पढ़ेंगे तो पता लगेगा तुम्हें कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता है। कोड किसका बड़ा, सी का या फिर जावा का। 19-20 का बड़ा क्या कोई है, और उसमें उतना बड़ा हेडिंग इंक्लूड इसमें करनी ही नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट लिखा एक में काम हो गया, इंट मेन लिखो, ये लिखो, इसमें नहीं लिखना, इसमें कुछ और लिखना पड़ेगा। रिप्लेस वाली चीजें पर कोड तो वही रहेगा, समझ रहे हो। तो उसमें प्रिंट एफ लिखना पड़ता है सी प्लस में, इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट ऐसे करके लंबा सा लिखना पड़ता है। तो थोड़ी जगह मुश्किल पड़ जाती है सी से, और वो 19-20 का पड़ जाता है ना। ये मैंने क्लास क्लास कैसे बनाते हैं, बनाते क्लास ए लिख के, है ना, और ये ब्रैकेट के अंदर सारा कोड लिखते हैं ना, इसकी यहाँ पे कोड आएगा, डॉट डॉट है ना, यहाँ पे कोड आएगा पूरा, ठीक है। फिर मैंने ये क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट को मैं कैसे एक्सेस कैसे करूंगा, जो ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं, ये जो ए है ना, ये ए बराबर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्लास ए है, तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट है ये न्यू ए, ये ऑब्जेक्ट है ना न्यू ए। तो इसको ये किस किस वेरिएबल में स्टोर है, ए के अंदर स्टोर है, छोटे वाले ए के अंदर स्टोर है। ए क्या हो गया, ए हो गया रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, क्योंकि ये इसके अंदर स्टोर है, ठीक है ना। तो अपन अब क्या करेंगे, इस ए के द्वारा, किसके द्वारा, ए के जरिए अपन क्लास के सभी मेथड को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ये अपन जब पढ़ेंगे, जब कंप्यूटर से पढ़ेंगे ना, नहीं कंप्यूटर कह रहे हैं, जब ये अपन क्लासेस पढ़ेंगे तब सीखेंगे कैसे करते हैं ना। तो भाई समझ लो कि ये ए रेफरेंस वेरिएबल है, जो किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। आप देखो, अभी अपने ऑब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट, ये जेवीएम बैठा है ऊपर माथे पे, है ना। ये जेवीएम बोल रहा है हाँ भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, तो बोल रहा है भाई हमने हमारी वैल्यू ए की वैल्यू 10 है ना, 10 वैल्यू है, तो 10 को इसमें ये एड्रेस इसमें कहाँ भेजा, जावा में क्या होती है, हीप मेमोरी होती है। हीप मेमोरी के अंदर क्या होता है, सारा सारा कोड, जो भी एड्रेस होता है सारा उसमें सेव होता है, सब चीज उसी के अंदर सेव होती है। तो ये एग्जाम्पल के लिए है ना, जैसे जैसा कि तुम समझ में आए इसलिए लिखा है, माना कोई मैनेजर है वहाँ पे, ये अपना कंपनी है हीप मेमोरी वाली, इसका मैनेजर है, कोई मैनेजर है, हीप मैनेजर है ना। तो जो भी नई नई चीज आती है, इसके बाद जो भी नया डाटा आता है, हम कोड लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, नया डाटा जाएगा अंदर मेमोरी में, तो मेमोरी के बाहर बैठा है बंदा, कौन बैठा है, हीप मैनेजर। वो पूछता है यहाँ क्या दिक्कत है तुम्हें, बोला यार मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए तुम मेमोरी दो मुझे, है ना, मेमोरी मांगता है इससे। तो बोल रहा है कि अपने हीप मेमोरी से मांगेंगे, बोला ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ। तो ये हीप मेमोरी आता है और एक ऑब्जेक्ट बनाता है ना, बना दिया ऑब्जेक्ट, और इस एड्रेस के लिए बनाता है ना। इस एड्रेस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये हैश कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है ना। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हैश कोड में। माना कि हैश कोड, माना कि 1 2 3 4 हो गया, स्टोर कर दिया। चलो ठीक है तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हारा स्टोर हो गया, तो बोला ठीक है तुमने मेमोरी में स्टोर कर दिया, तो मेरे को अब कोई भी अगर डिटेल मांगू, है ना, तो मुझे क्या करना है, मैंने तुम्हें एक्सेल फाइल दी, कोई एक्सेल फाइल दी, तुमने बोला भाई इसको सेव कर लो, तुमने सेव कर ली फोल्डर के अंदर। मतलब अब इसके अंदर मैं कुछ भी पूछूं ना, तो मेरे को बता देना कि भाई कितनी सेल हुई, कितना क्या हुआ है ना, तैयार रहना जब भी पूछू तो, है ना। तो बोला ठीक है। तो अब मैंने तुमसे कुछ भी पूछा, हाँ भाई बताओ, तुम क्या करो, फटाफट दे दोगे, है ना, बता दो चलिए हुआ।
तो मैं हीप मैनेजर क्या करेगा, फिर ये जो हैश कोड बना है इस हैश कोड को भेजेगा, है ना, वैल्यू को नहीं भेजेगा, हैश कोड को भेजेगा। ये हैश कोड किसने आगे भेजा, है ना, जेवीएम को। जेवीएम ने क्या करा, इसको वापस कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल कोड में। इसमें बाइनरी कोड होता है ना, फिर वो और भी बहुत सारे होता है ना डेसिमल में, है ना, उसमें से किसमें कन्वर्ट करता है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है। और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू को ये देगा, किसको देगा, रेफरेंस वेरिएबल को देगा। तो ये इस प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस से क्या होता है, अपने पास डेटा आता है, इंटरनल प्रोसेस है ये, है ना। तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इतना, है ना। हाँ, समझ रहा, डायरेक्ट एक्सेस यही नहीं, हैश कोड आया, कन्वर्ट हो गया, हैश कोड कन्वर्ट हो गया है ना। तो अब ये है, इसको इस ए में वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही है, हैश कोड की रेफरेंस वैल्यू स्टोर हो रही है, डायरेक्ट एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा, समझ रहा है। तो ऐसे समझे पूरा मतलब। तो ये होता है, पांच हो गया। इन सी एंड सी प्लस प्लस इंटीजर्स विल टेक 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। सी प्लस में क्या होता है, इंटीजर क्या करते हैं, 2 बाइट की मेमोरी लेते हैं, है ना। मेमोरी ऑफ मेमोरी एंड कैरेक्टर विल टेक 1 बाइट में ऑफ मेमोरी। इंटीजर 2 बाइट लेंगे, कैरेक्टर क्या लेगा, 1 बाइट लेगा। कैरेक्टर का मतलब होता है एक वर्ड, सिंगल वर्ड, ए बी सी डी, सिंगल वर्ड, ए बी नहीं ए, है ना। केयर क्या फिर अपन रेंज देनी पड़ती है सी में, कितने रेंज हो गई है अपन। But in Java, integer will take 4 bytes of memory and character will take 2 bytes of memory. ठीक है, ये रहा जावा के अंदर बाइट्स। बाइट डेटा टाइप होता है, वो 1 लेता है, शॉर्ट 2 लेता है, इंट 4 लेता है, लॉन्ग 8 लेता है ना ये। ठीक है, आया समझ में, कोई ना 70-80% भी आ रहा है तो मतलब सही है ना। और आ जाएगा, बिट बाइट से बड़ा होता है। बिट कहाँ है इसमें, इसमें है बिट। ठीक है, ये तुम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें ये रहेगा, कोई बोलेगा, अगर कोई बोलेगा नहीं हो सकता, कोई नहीं बोलेगा, चिंता मत लो, 90% तो नहीं बोलेगा, तुम्हें नाम ही नहीं लेगा, जेबीएम का नाम लेगा, थोड़ा बहुत ग्रुप का नाम लेगा, इतना कोई नहीं बनेगा। अगर वो बोलता भी तो तुम ऐसे हक्के बक्के नहीं होगे, भाई ये तो मैंने सुना ही नहीं, है ना। हक्के बक्के नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सुन लिया, वो चीज तो नहीं होगी कम से कम, है ना। ठीक है, सेकंड क्लास हो गई, आ समझ। अब कल कल की और क्लास है, इसके बाद ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर मतलब इस हफ्ते में सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब थ्योरी थ्योरी नहीं है, मतलब ये होगी, फिर अपन फीचर्स पढ़ेंगे कल 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 और खत्म हो जाएगा। कल के बाद फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स के बाद में फिर और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर फीचर्स पे जाएंगे, फीचर्स के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, है ना। इस हफ्ते में अपना इंस्टॉल कर लेंगे सारा, ताकि तुम्हारा बेस भी बन जाएगा, सब तेज हो जाएगा। अब फिर तुम्हें कोड करना है बस। हाँ, करूँगी, कल ही करा दूँ। कल कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ना रकाना नहीं है तुम्हें मुझे। ठीक है।